नमस्कार, मैं जगदीप सिंह। इस देश का लोकतंत्र चार स्तंभों पर खड़ा है: कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। कार्यपालिका की बात करें यानी अफसरशाही की बात करें तो भारत में हजारों ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जघन्य किस्म के अपराध किए, रिश्वत से लेकर हत्या और बलात्कार जैसे मामले उन पर दर्ज हुए। और इस रो में ये कहा जा सकता है कि कार्यपालिका पर इस देश का लोकतंत्र टिक सके उतना वजूद इसका है नहीं। इसके बाद बारी आती है विधानपालिका की, यानी वो तमाम नेता, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों या सांसद हों, वो विधानपालिका में दर्ज किए जाते हैं। इस देश के नेताओं की क्या हालत है ये बताने की जरूरत नहीं। चोरों की राजनीति में कोई कमी नहीं। आलम यह है कि कुछ साल पहले तक इवन लोकसभा का चुनाव भी ऐसे नेता लड़ते रहे जो जेलों में बंद थे, बलात्कार या हत्या जैसे नितांत गंभीर अपराधों के मामलों में। ऐसे में चीनी, चारा, खाद, ना मालूम क्या क्या बेचकर ये लोग खा गए, फिर चाहे पार्टी कोई भी क्यों ना हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नेताओं पर भी कोई बहुत ज़्यादा भरोसा इस देश का लोकतंत्र करे ऐसा लगता नहीं। पत्रकारिता की बात करें तो साल 2014 में मोदी जी के आने के बाद से मीडिया गोदी मीडिया बन गया। इसे अगर आप पामेरियन मीडिया या रवांडा मीडिया भी कहें तो गलत नहीं होगा। ले देकर एक न्यायपालिका बची थी। आज इस देश की न्यायपालिका की क्या हालत है ये सोचकर अफसोस होता है, शर्म आती है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो बयान, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन हकीकतन ऐसे दर्जनों करप्ट नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन में वही कमल ब्रांड जो इनका वॉशिंग पाउडर है उसमें धोकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी ने मोदी जी का धन्यवाद भी किया था कि आपने कांग्रेस के अंदर बहुत बढ़िया सफाई अभियान चलाया, जितने बड़े चोर थे सब आप अपने साथ ले गए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मोदी जी के आने के बाद इस देश की जुडिशरी कितनी सड़ और गल चुकी है, इसकी ताज़ा मिसाल सुनकर मुझे लगता नहीं कि आप यकीन कर पाएंगे। थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज कर सकती है तो वो कांग्रेस है। तो क्या किया गया? कांग्रेस के खाते ही सीज कर दिए गए। आरोप क्या लगाया गया कि 3 दशक पहले जब सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे तब कांग्रेस ने इनकम टैक्स जो है वो समय पर नहीं जमा करवाया। आप यकीन करेंगे, पहली तो बात, पॉलिटिकल पार्टीज समाज हित में काम करती हैं और उन पर इनकम टैक्स बनता ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कितना इनकम टैक्स दिया है क्या ये देश जानता नहीं? हाँ, ये बात अलग है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपया अपनी पार्टी के दफ्तर बनाने पर खर्च किया। आपको याद होगा आरएसएस के लोग कभी किसी जमाने में लोगों के घर चले जाया करते थे खाना खाने। आज वो लोग अपने 5 सितारा या 7 सितारा दफ्तरों में बैठकर खाना खाते हैं। ये सारा पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया। लेकिन जुडिशरी का क्या हाल किया वो बताता हूं। तो मैं बता रहा था कि जब कांग्रेस के खाते सीज किए गए तब कांग्रेस यानी हमारी पार्टी गई दिल्ली हाई कोर्ट में। जज था यशवंत वर्मा। जानते उसने क्या किया? उसने सुनवाई ही नहीं की, याचिका खारिज कर दी। लेकिन आज से कुछ दिन पहले यही जज, जो असल में न्यायपालिका पर एक कालिक से कम नहीं है, इसके घर में उस वक्त आग लगती है जब होली की छुट्टियों में ये खुद कहीं बाहर गया था। इसकी वृद्ध माँ फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती है। जब फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचते हैं तो स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग को जब बुझाने के लिए वो लोग जाते हैं तो बोरियों में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। हालांकि कोई एफआईआर नहीं होती, कोई बरामदगी नहीं दिखाई जाती, लेकिन इस देश का एक बड़ा अखबार खबर छाप देता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक समूह जो जजों की नियुक्ति करता है,
वो इस जज का ट्रांसफर इलाहाबाद कर देता है, जहां से ये पहले आया था। इस जज की कहानी बताऊं तो ये कभी वकील था, वकील से अस्थाई यानी टेम्परेरी जज बना, फिर परमानेंट जज बना। और अगर जो खबर या जो सच्चाई अभी सामने आई है, जो बताती है कि ये एक करप्ट भ्रष्ट जज है, तो मुझे लगता है कि जिस रास्ते से ये होकर जज बना है, वो गली भी भ्रष्टाचार के किसी दरवाजे पर जाकर ही खुलती होगी। खैर, जब ये खबर इलाहाबाद पहुंचती है तो जानते हैं इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने क्या किया। इतना करारा तमाचा ये हमारी जुडिशरी के मुंह पर मुझे लगता है लगाया है। ये एक बार एसोसिएशन एप्लीकेशन के जरिए बताती है, जिसका टाइटल वो लिखते हैं, वी आर नॉट द डस्टबिन, यानी कि हम डस्टबिन नहीं हैं जो इस जज को आपने हमारे यहाँ भेज दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जज को कूड़े के समान बताया गया। और इसमें गलत भी क्या है? क्या ये सच नहीं है कि इस तरीके के जजों ने हमारे जुडिशियल सिस्टम को अपंग बना दिया है, उसमें से सड़ांध आती है और आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और मोदी जी के आने के बाद हमारी जुडिशरी की क्या हालत हुई, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। आपको याद होगा, ये किसी छोटे मोटे जज की बात नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जैसे ही रिटायर होते हैं, 4 महीनों के बाद मोदी जी इन्हें राज्यसभा भेज देते हैं। इन्होंने कौन से फैसले दिए, जरा सुनिए। अयोध्या राम मंदिर पर इनका फैसला आया, निश्चित रूप पर मुझे लगता है एक बेहतरीन फैसला था, न्याय हुआ। लेकिन इस न्याय को करने के 4 महीने बाद राज्यसभा भेजने की जरूरत क्या थी? और यहां बात खत्म नहीं होती। राफेल मामले पर भी ये मोदी सरकार के हक में फैसला सुनाते हैं गोगोई साहब। इसके अलावा हबियस कॉर्पस का एक केस है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जो कश्मीर का एक नौजवान लगाता है और उसे वहाँ पे यूसुफ तारागामी जो विधायक हैं और सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं, वो मिलकर इस केस को देखते हैं। वहाँ पर भी जस्टिस गोगोई फैसला जो है वो इनके हक में नहीं देते। इसके अलावा सीबीआई का जो एक केस था प्राइवेट बैंक के खिलाफ, या फिर एनआरसी की शुरुआती दौर में हुई सुनवाइयाँ, वो भी जस्टिस रंजन गोगोई के पास आती हैं। इतना ही होता तो गनीमत थी, लेकिन ये वही जस्टिस, चीफ जस्टिस इनफैक्ट हैं, जब इन्हीं के दफ्तर की एक महिला ने इन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया, उसके खिलाफ याचिका दायर की, तो जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन पर आरोप लगा सेक्सुअल हरासमेंट का, ये अपना केस खुद सुनते हैं और खुद को निर्दोष बताकर मामला क्लोज कर देते हैं। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है। खैर, इसके अलावा भी मैं अगर बात करूं तो अभी हाल जिन जजों को एकाएक इसी तरीके से मोदी सरकार ने पुरस्कार देकर, इनाम देकर नवाजा है, उनमें अरुण मिश्रा है, जिनको चेयरमैन बना दिया गया एनएचआरसी का। जस्टिस एस अब्दुल नाजिर हैं, जिन्हें सिर्फ 1 महीने के बाद रिटायरमेंट के आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया, और ये भी अयोध्या मामले की सुनवाई में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में शामिल थे। जस्टिस पी साथाशिवम, जिनको गवर्नर ऑफ केरला बना दिया जाता है। और अगर आपको मैं कांग्रेस के बड़े नेता और बड़े माने हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण का वो बयान सुनाऊं, जिसमें वो कहते हैं कि उनको किसी व्यक्ति ने बताया कि चीफ जस्टिस को 9 करोड़ रुपया देकर खरीद लिया है उस व्यक्ति ने, और अगले दिन उसी के हक में फैसला आता है। क्या ये छोटी बात है? आज तो स्थिति ये है कि कभी किसी जमाने में जब किसी का कोई केस किसी अदालत में लगता था तो लोग वकील ढूंढते थे। अब स्थिति ये है कि लोग देखते हैं कि जज कौन सा है, उनकी कोई सेटिंग हो पाएगी कि नहीं। ये आज हमारी जुडिशरी है। और अगर मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलूं तो अभी हाल एक लोकपाल जो जस्टिस खानेकर थे, उन्होंने एक जज के खिलाफ करप्शन के मामले पर कार्रवाई करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच उसकी सुनवाई शुरू कर देती है। यानी आप जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बतौर लोकपाल सुन भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में, और इसी के साथ जोड़ देता हूं, पश्चिम बंगाल में अभी एक जज कुछ महीने पहले
इलेक्शन लड़ने के लिए इस्तीफा देता है, इलेक्शन लड़ता है और भाजपा से जीत कर मंत्री बन जाता है। इतना ही नहीं, आपको शेखर कुमार यादव तो याद होगा। ये आरएसएस का आदमी था, मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं। आरएसएस से प्रभावित वकील था, जो वकील से जज बना और एकाएक जज बना। और ये क्या करता है, ये जज अपनी ही अदालत कोर्ट परिसर में विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम आयोजित होता है, उसके मंच पर चढ़ जाता है। जबकि जजों को अपने संवैधानिक पद की मर्यादा को समझते हुए इस तरीके के किसी भी कार्यक्रम से बचना चाहिए था। और वहां चढ़कर ये व्यक्ति मुसलमानों को कठमुल्ला कहता है। जब शोर मचता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलबी के लिए बुलाया जाता है। कुछ एक सवाल जवाब होते हैं, कार्रवाई नहीं होती। और जब ये बाहर आता है जज, और ये आके क्या कहता है कि ये अपने स्टैंड पर खड़ा है, यानी ये मुसलमानों को कठमुल्ला ही कहेगा। और थोड़ा सा अगर इससे आगे ले जाऊं तो एक फैसला अभी हाल 2 दिन पहले जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही किसी जज ने देते वक्त जिस तरीके का बयान दिया है वो इतना शर्मनाक है कि उस पर बात करना भी मैं ठीक नहीं समझता। बलात्कार के एक मामले को सुनते हुए वो व्यक्ति जिस भाषा का बतौर जज होते हुए प्रयोग कर रहा है, आज पूरे देश में उसकी निंदा हो रही है। अब सवाल ये है कि आज इस देश के जुडिशियल सिस्टम की क्या स्थिति है। एक जज के घर से करोड़ों रुपया बरामद होता है, कोई एफआईआर नहीं लगती, कोई जांच नहीं होती, केवल उसका ट्रांसफर किया जाता है। और फिर ये तो गनीमत है कि वकील आगे से कह देते हैं कि हम डस्टबिन नहीं है भाई, हमें नहीं चाहिए ये कूड़ा, ये वकील कह रहे हैं। तो तथाकथित तौर पर वी आर नॉट द डस्टबिन, इसका क्या मतलब है। और ये वही जज है जिसने कांग्रेस के जायज मामले को सुनने की बजाय याचिका ही खारिज कर दी थी। ऐसे कितने केस, ऐसे कितने मामले अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। आपको याद है आज से कुछ बरस पहले तो एकाएक सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए थे और उन्होंने अपने दर्द को बयान करते हुए ये बताया था कि किस तरीके से राजनीति जो है वो जुडिशरी पर हावी हो चुकी है। यहाँ मैं एडवोकेट प्रशांत भूषण का एक और वक्तव्य आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें वो बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि मोदी सरकार लगभग हर उस जज की पहले से जांच करवा के रखती है जिस पर उन्हें थोड़ा सा भी लगता है कि कहीं कोई फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। उस जज विशेष के तमाम ऐसे जुड़े हुए उसके निजी संबंधों से जुड़े हुए मामले, उसके आर्थिक संबंधों से जुड़े हुए मामले, सामाजिक या राजनीतिक संबंधों से जुड़े हुए मामले, या सीधी भाषा में कहूँ तो किस जज के खाते में कितने पैसे हैं, किस जज ने कहाँ कहाँ फ्लैट या मकान या ज़मीन ली हुई है, किस जज की क्या कमजोरी है, उसको पकड़ लेते हैं, एक फाइल बना देते हैं, पूरा डॉजियर बन जाता है और फिर उस जज को बड़े प्यार से कहा जाता है कि भैया तुम्हारी फाइल हमारे पास है। ये आज की जुडिशरी की हालत है। मुझे बड़े अफसोस, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरीके से आज परिस्थितियां बनी हैं, इस देश की न्यायिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। आज स्थिति ये बन चुकी है कि लोगों का जो भरोसा देश की अदालतों पर था, थोड़ा बहुत जो था, पहली तो बात हमारी अदालतें इतनी हैवीली क्राउडेड और ओवरबर्डन्ड हैं कि लोगों की उम्र निकल जाती है, पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल लोगों को एक बहुत लंबा अरसा बीत जाता है अदालतों के चक्कर काटते और अपने जूते घिसते, न्याय नहीं मिलता। और जो थोड़ी बहुत विश्वास की बहाली इस देश की न्यायपालिका ने लोगों के अंदर अपनी छवि को लेकर बनाई थी, वो भी अब गर्क हो चुकी है। अब ये फैसला आपको करना है, तय आपको करना है कि जब किसी देश की न्यायपालिका इस तरीके से करप्ट हो जाए तो उस स्थिति में उस देश का क्या होगा, क्या भविष्य उस देश का रहेगा, ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।